आज अरशद शरीफ शहीद की वालिदा व्हील चेयर पर आई अपने बेटे के मुकदमे की समाअत। क्या लग रहा है आपको, वाकई इंसाफ मिल पाएगा? तब जो सुप्रीम कोर्ट जब किसी चीज का सू मोटो लेती है तो उसमें फिर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं या जो हुकूमत वक्त होती है, जो सीरियसनेस होती है, वो उसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये केपी और पंजाब असेंबली ये डिसॉल्व हो रही हैं तो कब हो रही हैं? खान साहब तो अपने नुमाइंदों से भी मिल रहे हैं, मुझसे भी मिले हैं। उन्होंने गो अहेड दिया है कि सब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हकीकी आजादी के लिए पूरी कौम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ है। कस्टम्स की रुकावटें वो दूर करने की दरख्वास्त आज तक अमल दरामद मुमकिन ना हो सके। प्याज, लहसुन और अदरक है वो ऑलरेडी जो है वो आवाम बहुत महंगे दामों खरीद रही है। खत आपने लिखा, सारी सूरत हाल से आपने आगाह किया, कोई जवाब आया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आज का कॉल भी आया और उन्होंने बताया कि हम आपको आज ठीक कर देंगे। फौरी क्लियरेंस का मुतालबा आप कर रहे हैं, कोई पेशरफ्त? हमारा इशू कोई पेमेंट क्लियरेंस का नहीं है। हमारी इन जो सोयाबीन सीड जो सॉल्वेंट प्लांट वालों ने मंगवाई है उसकी पेमेंट हो चुकी है, वो स्टेट बैंक की तरफ से पेमेंट ट्रांसफर हो चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ होगा अरशद शरीफ के हवाले से। सुमोटो केस की आज दूसरी समाअत थी और कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर दर्ज तो कर लिया गया। ताहम अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सिद्दीक ने मौजूदा हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि लवाहिकीन के होते हुए पुलिस की मुद्दत में मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? ये FIR हमने दर्ज नहीं करवाई। थाना रमना वाले ना ही हमारे रिश्तेदार हैं, ना ही अरशद के लवाहिकीन हैं। यहाँ एक बात जो निहायत काबिल तशवीश है वो ये है कि अरशद शरीफ पर 16 से ज़ायद बोगस मुकदमा थे और जिस तेज़ी के साथ ये दर्ज किए गए उसी तरीके से अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए सरकार को 44 दिन क्यों लग गए? अगर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ना लेती तो क्या हुकूमत अरशद शरीफ कत्ल केस को उसी तरह से नजरअंदाज करती जैसे माजी में सानिया मॉडल टाउन समेत बेशुमार जुल्म और बर्बरियत पर मबनी केसेस को नजरअंदाज किया गया? अरशद शरीफ के अहले खाना इंसाफ की फराहमी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते रहे और हुकूमती वज़रा अरशद शरीफ के कत्ल पर भी अपनी सियासत को चमकाते रहे। अरशद शरीफ क्या लावारिस थे जो हुकूमत को मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज करना पड़ा? मुताबिक आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल हो चुका है। बेशुमार सहाफ़ी खौफ के बायस मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। अभी तक तो यही देखा गया कि बुलंदबान दावों के बावजूद सहाफ़ियों को पेशा वराना आज़ादी हासिल नहीं। नाज़रीन, एक कैसी जमहूरियत है कि एक नामवर सहाफ़ी के कत्ल का मुकदमा दर्ज होने में 1.5 माह लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में पुलिस की GIT भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का हुक्म दिया जो कि 9 रुकनी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि GIT में ISI, पुलिस, IB और FIA के नुमाइंदे शामिल किए जाएंगे। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि नई जो GIT है उसका हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। मगर क्या मौजूदा हुकूमत के होते हुए इस केस की शफाफ तहकीकात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा? जब अरशद शरीफ के अहले खाना ही कोई सरकारी मुद्दत में कटी हुई FIR पर एतबार नहीं कर रहे तो फिर इस केस पर मुस्तकबिल में जो पेशरफ्त होगी उसका नतीजा क्या निकलेगा? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब हैं जो कि उनमें हैं और अरशद शरीफ शहीद के दोस्त भी हैं। उनको हम इस प्रोग्राम में अपने वेलकम करेंगे। अबूज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर है आप दोस्त भी हैं, आपका ताल्लुक़ भी बड़ा गहरा, फिर आप कानून के मामलात को भी समझते हैं। सबसे पहले कानून के मामलात पर ज़रा बात कर लेते हैं अबूज़र साहब कि अब एक ऐसी FIR दर्ज होती है जिसको अहले खाना नहीं मांगते। वालिदा बार बार ये कहती रही हैं कि FIR मेरी मुद्दत में दर्ज होनी चाहिए, जो कि नहीं हुआ। आज अरशद शरीफ शहीद की वालिदा व्हील चेयर पर आई अपने बेटे के मुकदमे की समाअत में और ये सारी सूरत हाल आपने देखी। एक रिपोर्ट भी उन्होंने पेश की, कुछ नाम भी हैं उनमें, शायद वो लिए भी ना जा सकें। क्या लग रहा है आपको, वाकई इंसाफ मिल पाएगा? देखें, उम्मीद तो करनी चाहिए इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक नोटिस लिया, सू मोटो लेट लिया, ऑल्दो ये मेरे ख्याल से 2 दिन ही ले लेना चाहिए था। इसको 43 दिन लग गए इस नोटिस को लेते लेते। सब ने लेटर लिखे, प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा, उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने लेटर लिखे
फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें सू मोटो ले लिया। तब जब सुप्रीम कोर्ट जब किसी चीज़ का सू मोटो लेती है तो उसमें फिर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं या जो हुकूमत वक्त होती है, फिर उनकी जो सीरियसनेस होती है वो उसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होता है। तो इसमें देखें, एक तो पुलिस ने जो गैर कानूनी मेरे ख्याल से जो अमल किया वो तो ये था कि वो वेट करना चाहिए था कि उनकी, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था फैमिली ने कि हम दरख्वास्त खुद दे रहे हैं कंप्लेंट जो है FIR की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उन्होंने वेट नहीं किया और अपने ही मुद्दत में दर्ज कर दिया। कानून में देखें पुलिस तभी अपनी मुद्दत में दर्ज करती है जब कोई लवाहिकीन जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, लेकिन इस सिचुएशन में तो पूरी फैमिली थी, दोस्त थे, जो एक एप्लीकेशन आ रही थी कि जी ये हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इसकी बेसिस पे एक FIR रजिस्टर कर दें आप दफ़ा 154 जो CRPC है उसके तहत। लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कल का उसको भी इतना मलूज़ खातिर नहीं रखा और FIR रजिस्टर अपनी ही मुद्दत में कर दी, जिस तरह इमरान खान साहब के केस में एक बदनीति दिखाते हुए पुलिस ने FIR रजिस्टर की थी उनकी कंप्लेंट इग्नोर करके। तो खैर उसके बाद अरशद शरीफ साहब की वालदा जो हैं, जो दरख्वास्त उनकी थी FIR के लिए, वो सुबह सुप्रीम कोर्ट लेके चली गई। उसमें उन्होंने नॉमिनेट कर दिया कुछ लोगों को, ये लोग हैं जिन पर उनको शुबा है कि इनके बेटे की जो असैसिनेशन है उसके पीछे उनका हाथ है और उनका अमलो दखल है उसके अंदर। तो फिर देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा एक GIT बनेगी जो इस सारी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर इम्पार्शल तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से, फेयर तरीके से अगर वो GIT इन्वेस्टिगेट करती है तो मेरे ख्याल से जो काफ़ी चीज़ें हैं, जो अवामिल हैं, जो अफराद हैं जो इस सारी पूरी साजिश के पीछे इन्वॉल्व थे, उनका तो अच्छा अबूज़र साहब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें जो तहकीकात आगे ज़ाहिर GIT करेगी, अब वो होगी कैसे? यहाँ तो स्टेट टू स्टेट वाला मामला है ना, कि एक दूसरी स्टेट में ये सारा मामला हुआ है, वहाँ की पुलिस मुलव्विस है, उनको किस तरीके से शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखें पाकिस्तान के जो नेशनल्स हैं जो अगर पाकिस्तान से बाहर भी कोई जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, वो सेक्शन 4 है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके तहत उनका ट्रायल पाकिस्तान में हो सकता है। लेकिन जो हमारे नेशनल नहीं हैं, जो बाहर के लोग हैं, अगर वो किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं तो फिर उनको अकाउंटेबल करने के लिए स्टेट टू स्टेट ट्रीटी होती है, कि इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, उसका होना ज़रूरी है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान और कीनिया की कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं है। चलें ठीक है, नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर यहाँ पे किसी ने उस मर्डर को जो कोल्ड ब्लडेड मिस्टीरियस मर्डर हुआ है अरशद शरीफ साहब का, अगर उसको यहाँ पे किसी ने प्लान किया है, वो एडिंग और अबेटिंग में शामिल है पाकिस्तान में, और फिर कुछ लोग अगर हैं यहाँ के हमारे शहरी ही जो बाहर रहते हैं और उसकी प्लान की एग्जीक्यूशन में उनका कोई रोल है, तो उनका तो ट्रायल हो सकता है ना, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल कीनियन नेशनल जो वहाँ का, जिसका पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि उसके खिलाफ कीनिया के अंदर दरख्वास्त दे सकते हैं कि इसका केस चला जाए, उसको सजा दे कीनिया की हुकूमत। लेकिन जो हमारे नेशनल है, जो बाहर रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, उनके खिलाफ जो केस है वो तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है यहाँ पे चला सकती है और उनको कटहरे में लाया जा सकता है, पूरा एक क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कानून इसमें बहुत क्लियर है इसमें। लेकिन ज़रूरी ये है जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें मेरे ख्याल से कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो इसको करें। अदरवाइज देखें हुकूमत वक्त जो है उसका यहाँ इसमें बड़ा सस्पिशियस और डुबियस रोल है इस पूरी जो एपिसोड है शुरू से लेके आखिर तक। तो इस वजह से उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होगी उनके अंडर, तो मेरे ख्याल से ये एक और मुमकिन और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है वो तो बड़ी ज़रूरी है, लेकिन एक मुमकिन पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं अगर हम इस पर बात करें तो? देखें सबसे मेन काम तो जो होता है जब एक FIR होती है उसके बाद अगर इसमें देखें अदालत कहती है कि दूसरी FIR जो अरशद शरीफ साहब की वालदा ने दी है उसको रजिस्टर करें, मेरे ख्याल से वो तो अदालत नहीं कहेगी आज की प्रोसीडिंग्स के बाद मैंने उसको जो जिस तरह जांचा है और पढ़ता है, मेरे ख्याल से अदालत ने कहा था कि आप अपना बयान रिकॉर्ड करा लें, इसी चीज़ को बयान बना दें, तो वो भी ठीक है। उसमें ये होगा कि जो 161 का बयान होगा
अरशद शरीफ साहब की वालदा का, उसमें जो वो अपना FIR में जो वर्जन देना चाह रही हैं वो उसी को बयान के तौर पे पेश कर सकती हैं, फिर वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। तो फिर उस एंगल से भी मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सबसे जो बड़ा इसमें इशू अराइज होगा, जो कॉम्प्लिकेट करता है, बड़ा इंट्रिकेट मैटर है, वो ये है कि एविडेंस कलेक्शन, जिसको इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक होगी तो तब ही हम डिटरमिन कर सकेंगे कि इस पूरे प्लॉट में या इस पूरे प्लान में कौन कौन शामिल था और क्या, और सबसे की पॉइंट ही यही है जो आप रेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अबूजर साहब, थैंक यू सो मच। वक्त की भी हमें आगे भी बढ़ना है। थैंक यू सो मच अबूजर। सलमान न्याजी साहब हमारे साथ माहिर कानून मौजूद थे और बड़ा ब्रीफली उन्होंने हमें बता दिया कि ये नुक्ते हैं, ये पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इंसाफ के तलबगार हैं, पूरी कौम इंसाफ की तलबगार है। बोल न्यूज़ खड़ा है उस वक्त तक जब तक कि अरशद शरीफ शहीद को और उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिल जाता। कुछ सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, आगे ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। और हम जो देख रहे हैं वो ये है कि हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद है, अब वो एक नए मरहले में दाखिल हो गई है। इंतखाबात का फौरी इनेकाद और कप्तान ने फिर अवाम में जाने का फैसला किया है। PTI की जानिब से आज से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का भी आगाज़ हो रहा है और लाहौर भर में इस मुहिम के तहत 11 रोज़ तक मुसलसल रैलियां निकाली जाएंगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नाअहली की बुनियाद पर अब पार्टी सरबराही से हटाने की कार्रवाई का नोटिस भी जारी किया गया है। अब PTI क़यादत किसी भी सूरत इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं। अब हुकूमत की तरफ से इमरान खान के खिलाफ जो सियासी दाव पेश हैं वो तो आजमाए जा रहे हैं। वहीं पर मियाँ साहब की वतन वापसी के लिए राह भी हमवार की जा रही है। अयाज सादवी की दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आ रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अगस्त 2023 में हुकूमती मुद्दत पूरी हो रही है और उसके बाद ही इलेक्शंस होंगे। तो अब इस सियासी मंजरनामा क्या बनेगा और खान साहब अपने ऑप्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं या नहीं कर, इसी पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल साहब हमें ज्वाइन करी हैं। ज़रताज साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। अच्छा ये बताइए कि अब क्या तय हो रहा है, क्योंकि रोज़ खान साहब मुलाकात कर रहे हैं, आपसे भी मुलाकात हुई कि KP और पंजाब असम्बली जो कि सबसे बड़ा अभी एक सारा मामला है, ये डिज़ोल्व हो रही हैं तो कब हो रही हैं? क्या इसी साल हो जाएंगी या फिर ये आगे मामला जाएगा? देखिए खान साहब तो अपने नुमाइंदों से भी मिल रहे हैं, मुझसे भी मिले हैं और उन्होंने गो अहेड दिया है कि सब इलेक्शन की तैयारी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ग्राउंड के ऊपर, अगर आवाम के ऊपर और आवाम की अदालत में और अगर हल्कों में कोई भी पार्टी पूरे पाकिस्तान में फेडरेशन की अलामत और अगर मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ PTI, और PTI का वोट इंटैक्ट है, अपने लीडर के ऊपर एतमाद करते हैं, उनकी बहादुरी सच्चाई की कदर करते हैं और हकीकी आज़ादी के लिए पूरी कौम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ है। तो वहाँ पे हम तो मैदान के अंदर हाजिर हैं। अब ये बहुत सारी बातें हैं कि हर वो तरीका, हर वो फोरम, हर वो प्लेटफॉर्म करते हैं और करते रहेंगे जिसके अंदर जनरल इलेक्शन का जो है, और ये एक बड़ी आईनी, कानूनी और अवाम की अदालत में जाने का सबसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं, अब पाकिस्तान के अवाम की भी ये डिमांड है कि जनरल इलेक्शन होना चाहिए। और उसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक जत्था, एक चोरों का टोला जो अवाम के सर के ऊपर रजीम चेंज के जरिए मुसलत किया गया है, इसके पास कोई विजन नहीं है, इसके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये कोई रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इनकी जो अपनी वज़रा की और मौजूदा जो वज़ीर आज़म है उस समय तो उनकी इशरत ख़त्म नहीं हो रही और अवाम तो गुर्बत की लकीर से जा चुकी हैं। और दुनिया के अंदर जो है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान कोलैप्स की तरफ जा रहा है। इन सारे अवामिल को देखते हुए तो बहुत स्पीडी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा टाइम गेन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब, तो क्या स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? नहीं देखिए, पाकिस्तान तो में जो हालात आपके सामने हैं, आप जरा बोलने उस तो सारा टाइम लोगों के अंदर मौजूद होता है, बिल्कुल सामने, हर चीज के ऊपर आपकी नजर होती है। आप अवाम के सामने जाएं तो अवाम को इस वक्त तो बदतरीन हालात हैं, ऐसा ही है। और अवाम तो कहते हैं कि इस वक्त इस जो मौजूदा टोला है, ये जो मौजूदा PDM का टोला है, इससे हमें निजात हासिल करनी है। वहाँ पे खान साहब तो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन होना चाहिए और हमारी तो कोई डिले नहीं है। हमारी तरफ से तो ये है कि CM KPK महमूद खान ने लबैक कहा है, CM पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब ने खान साहब की बात पे लबैक कहा है और उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोगेटिव है या जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो फैसला की ताकत है, वो खान साहब के पास है। जब खान साहब जो है वो असेंबली को जो है वो डिसॉल्व करे, लेकिन जल्दी जो नहीं पड़ी हुई है या जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो तो बेसिकली PDM के टोले की तरफ हो रही है।
क्योंकि वो तो आवाम में जाने के काबिल नहीं तो है। वो तो अपने मामलात सही कर रहे हैं ना जरताज साहिबा। अभी आपने कल देखा होगा इसाकडार साहब ने अपना बंगला भी हासिल करवा लिया, जो उनकी सारी नैब की तरफ से रकम फंसी हुई थी वो भी क्लियर करवा ली। सलमान शहबाज वापस आ रहे हैं, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, तो वो तो इसलिए टाइम गेन कर रहे हैं ना, पता है आपको। जी बिल्कुल ठीक कहा है ना आपने। देखिए वो तो आवाम की अब नजरों के सामने बातें आया हो गई है कि कोई इनकलाबी लीडर नहीं है, भगोड़े लीडर हैं, अपने मफाद की खातिर काम करते हैं। पाकिस्तान का इन्होंने असास का सौदा किया है और इन्होंने जो 8 महीने की हुकूमत है उसमें उन्होंने अपनी जो केसेस है वो ख़त्म कराए। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो रिट्रीव करना शुरू कर दिया, मजीद लूटमार इन्होंने शुरू कर दी है। और जो मुजरिमाना फेल पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है उसमें आपके सामने अबडक्शन है, लोगों की जबरी गुमशुदगी है, उनके ऊपर 72 FIRs हैं, सहाफ़ियों को गोली मारी जा रही है, मुल्क के सबसे बड़े लीडर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है, FIR तक दर्ज नहीं हुई। और पाकिस्तान में यहाँ तक हुआ है, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर का है उसको धक्के मारे जाएं और उसको बात करने का मौका नहीं दिया जाए। और इनके जो छोटे मोटे जो बूट पॉलिश करने वाले इनके मुलाजमीन हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं उसमें इस्लामाबाद के अंदर कि हम अगर हम चाहें तो हम जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म इलेक्टेड हम उसके इस्लामाबाद के अंदर घुसने नहीं देंगे। अब देखिए ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि कश्मीरियों ने जितना हमारे लिए अपना खून बहाया, जितनी कुर्बानियाँ उनकी, जितनी मुसलसल जंग उनकी है, वहाँ पे इंडिया में बैठ के नहीं पाकिस्तान के अंदर बैठ के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को जो है वो खौफ हरास का शिकार किया जा रहा है। ये आपके सामने, ये पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स और पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम की जो है वो आवाज़ को बंद कर दिया जाए। तो आवाम के सामने तो सब कुछ है। ये जो आपने अभी कहा है कि जी नवाज शरीफ के लिए भी राम मार की जाए, क्या तीर मार लेंगे? एक भगोड़ा शख्स, एक कॉन्डर शख्स जो 3 साल के ऊपर जो है दवाई लेने गया था, लेकिन वो यूरोप की जो है वो छुट्टियां मना रहा होता है, पाकिस्तान से उसका कोई कंसर्न नहीं है, वहाँ पे उसकी ऐशो इशरत ही खत्म नहीं हो रही, अभी तो कोई उसकी प्लेटलेट्स गिर नहीं रही, अभी तो कोई उसकी शरियाने नहीं फट रही। अगर हाँ ज़मीर की मजीद जो है वो उनकी बेशर्मी या जो जिसे कहते हैं सुमन बुकमन है इस वक्त, वो मजीद इनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। बड़ा जी PDM कहती है और PMLN कहती है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे। असूली तौर पर तो 8 महीने में उसको पहुंच जाना चाहिए था जब बलोचिस्तान के अंदर, लेकिन अभी वो पहुंचेंगे तो वो इलेक्शंस के लिए पहुंचेंगे जरताज साहिबा, और ये देखना होगा फिर आप लोगों की क्या मामलात इस पर होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। साहिबा मौजूद थी, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, एक बहुत अहम मामला है, उस इशू को हम उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बड़े अहम मामलात पे मैं आज बात करने लगी हूँ, वो है सब्जियों की किल्लत का मामला जो कि मुल्क में बढ़ गया है। क्या पाकिस्तान के मौशरी हालात नाज़रीन इतने ख़राब हो चुके हैं कि 55 लाख का ज़र मुबादला भी जारी नहीं हो रहा? मुल्क में प्याज, अदरक और लहसुन समेत दीगर अशिया की किल्लत का खदशा अब सर उभारने लगा है। स्टेट बैंक के पास डॉलर्स ख़त्म है या फिर मामला कुछ और है। 250 कंटेनर्स प्याज, 63 कंटेनर्स लहसुन, 104 कंटेनर्स अदरक के दरामदी कंटेनर्स कराची की बंदरगाह पे क्लियरेंस के मुंतज़िर हैं, खड़े हैं। कंटेनर्स की मजमूई मालियत है 55 लाख डॉलर्स के लगभग। इंपोर्टर्स कहते हैं कि कमर्शियल बैंक ज़र मुबादला ना होने का जवाब बनाकर दस्तावेज़ात को क्लियर नहीं कर रहे। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन ने वजारत तिजारत के सेक्रेटरी को खत लिखकर हंगामी बुनियादों पर कंटेनर्स क्लियर होने की दरख्वास्त की है। ये भी लिखा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी को जवाब बनाकर कमर्शियल बैंकों ने दरामदी अशिया की LC खोलना कम कर दी। सिर्फ सब्जियां ही नहीं, 20 अक्टूबर से महकमा खुराक ने मुल्क भर में बरामद किए गए सोयाबीन और कनौला की क्लियरेंस भी बंद की हुई है। पाकिस्तान जो एक्स्ट्रा एसोसिएशन ने भी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी को एक खत लिखा है और जो कस्टम्स की रुकावटें हैं वो दूर करने की दरख्वास्त भी की, जिस पर आज तक अमल दरामद मुमकिन ना हो सका। नतीजतन आज भी ये मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। अलबत्ता अब सोयाबीन और कनौला के साथ साथ मजीद सब्जियों के कंटेनर्स का भी इजाफा हो गया है। अब होगा क्या, ये सूरत हाल कितनी संगीन होने वाली है? सबसे पहले अपने नुमाइंदे से कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। कफील, ये मामलात कब से अटके हुए हैं और अब क्या सूरत हाल है? देखिए इस वक्त तो सबसे जो अहम बात यह है कि आवाम तो खैर पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बदतरीन महंगाई से दो चार है, और ये जिन अशिया की आपने बात की जिसमें प्याज, लहसुन और अदरक है, वो ऑलरेडी जो है वो आवाम बहुत महंगे दामों खरीद रही है। ऐसा ही है। तो ये जो मालियत है वो 55 लाख डॉलर जो है वो हमें बताई गई है फूड एंड वेजिटेबल एसोसिएशन की जो चेयरमैन है उनके मुताबिक वहीद अहमद के। अब तक जो इसमें अहम अपडेट आज ये है कि वजारत जो तिजारत है उसने बाकायदा जो है वो कॉन्टैक्ट किया है
और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि स्टेट बैंक जो है वो आपके मसाइल को फौरी तौर पर हल करेगा। सही। और जो कंटेनर्स वहाँ रुके हैं उनकी क्लियरेंस के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएंगे। तो ताहाल जो है वो कंटेनर्स अभी तक रुके हुए हैं और माल की जो तब्दील है वो अब तक जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी है। वो बता रहे हैं कुछ नहीं कब तक ये हो जाएगा? कोई जी हमारी जो बात हुई है तकरीबन अब से कोई 1 घंटा कबल, तो उनके मुताबिक ताहाल जो है वो अब तक कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए गए कि माल की तरसील वहाँ से मुमकिन हो सके। अभी तक जो तमाम कंटेनर्स हैं वो स्टक हैं, जिसमें प्याज के सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद लहसुन है और फिर अदरक है। दूसरी जगह मैं आपको बताऊं सुमैया कि जिस तरह परसों जो है वो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका कहना यह है कि सोयाबीन और कैनोला के जो कंटेनर्स हैं वो ताहाल पोर्ट वो भी फंसे हुए हैं, तो वो भी सनद बड़ी बुरी तरह मुतासिर है, जिसके बाद उनका कहना यह था कि उसके बाद जी बिल्कुल सही कफील, बहुत शुक्रिया आपका। और हम बात करेंगे जिस तरह अभी इस कफील ने जिक्र किया, वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पैटर्न इन चीफ है ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर एसोसिएशन, उनको हम वेलकम करते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मोहम्मद साहब जो कि रीजनल चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन। वहीद अहमद साहब से सबसे पहले गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। वही साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ख़त आपने लिखा, सारी सूरत हाल से आपने आगाह किया, कोई जवाब आया, कोई पेशरफ्त हुई अब तक इस सारे मामले पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आज का कॉल भी आया और उन्होंने बताया कि हम आपके आपको आज ठीक कर देंगे। मगर बात ये है कि और अभी हमारे जो पोर्ट पे कंटेनर्स हैं वो क्लियर होना शुरू हो गए हैं। अच्छा। तो बात ये कि ये इतनी अलार्मिंग पोजीशन थी कि ये 4 दिन से इन्होंने हमारी पेमेंटें रोक दी और ब्लॉक हो गए, कंटेनर्स डैमेजेस पड़ गए, प्लगिंग हो गए। और ये पेरिशेबल आइटम है, हम कोई चावल या कोई कपड़ा इंपोर्ट नहीं कर रहे जिसकी शेल्फ लाइफ हो। तो ये तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें शेल्फ लाइफ है, टाइम पे आए, मार्केट का खराब हो जाएगी। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पूरे पाकिस्तान की मंडियाँ चलती हैं। हाँ। तो हम ये चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, इजिप्ट से कर रहे हैं, टर्की से कर रहे हैं। मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा 2.5 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ और मिनिस्ट्री और कॉमर्स के साथ। वहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि क्या स्ट्रेटजी, हमने उनको कहा था उस टाइम पे, क्योंकि फ्लड के बाद हमारे पास जो हमारी फसलें थी काफ़ी डैमेज हुई है, खासकर प्याज और टमाटर की और सब्जियों की भी हुई है। मगर जो उस वक्त फौरी तौर पे प्याज और टमाटर के ऊपर हमारी बातचीत हुई थी, हमने कहा कि पाकिस्तान की जो खपत है महीने की वो 1.5 लाख टन है प्याज की, और जो टमाटर की वो 50,000 टन है। वहाँ पे ये तय हुआ कि हम ड्यूटी, स्लैबीज और इम्पोर्ट पेमेंट जो है इशू करेंगी गवर्नमेंट। तो स्लैबीज और सेल टैक्स कर दिए और जो है इम्पोर्ट पेमेंट इशू हो गया। मगर हमने वहाँ बात बड़ी क्लियर की थी, इसलिए कि उस वक्त भी ये था कि डॉलर्स की जो है शॉर्टेज आ रही थी नजर हमें। तो हमने कहा कि हम इस शर्त पे भी ये चीज़ें करें, मगर आप हमारे जो है पेमेंट भी मैनेज करें। इसलिए कि हमें उस वक्त हमने अमाउंट भी बता दिया था कि 90 से लेके 120 मिलियन डॉलर की जरूरत होगी इन 3 से 4 महीनों के अंदर। तो ये जरूरी है क्योंकि हमारे ऑर्डर्स। लेकिन एक अच्छी खबर आप ये दे रहे हैं कि आज से कंटेनर्स रिलीज होना शुरू हो गए हैं, तो आज के दिन में कितने कंटेनर्स की बात हुई है रिलीज होने की? देखिए आज कंटेनर तो रिलीज मैं नहीं कहूँगा होना शुरू हो गए। अच्छा। क्योंकि आज डॉक्यूमेंट होना शुरू हुए बैंक। ओके। जाहिर एक प्रोसेस होता है, फौरी तौर पर कंटेनर रिलीज नहीं होते। एक उसका चले आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू, चले इनिशिएटिव तो हुआ ना, एक तरह से एक फंसा हुआ मामला था। हाँ। अगर ये कहना है कि इस तरह के काम ना होना फ्यूचर के अंदर, नहीं सही कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाता है। आवाम को महंगी सब्जियां बल्कि दुगनी तिगनी कीमतों पे मिल रही होती हैं, वो एक आम आदमी सब्जी ही खा रहा होता है, फिर वो करेगा क्या? और ये प्याज, लहसुन, अदरक हर सब्जी में पड़ता है, ये ज़रूरी होता है। अच्छा, क्योंकि पोल्ट्री हुकाम के भी अपने मसाइल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मोहम्मद साहब। गुलाम मोहम्मद साहब, अब सोयाबीन कंटेनर जो कि फंसे हुए हैं, सारे मामला हैं, फौरी क्लियरेंस का मुतालबा आप कर रहे हैं, कोई पेशरफ्त आपके मामले में? भैया सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक बहुत मेन इशू पे हमें अपना प्लेटफॉर्म दिया बात करने का। देखिए हमारा इशू पिछले 40 दिन से हमारा सोयाबीन 40 दिन हमारे आवाज आ रही है? जी 40 दिन बड़े दिन हो गए। पिछले 40 दिन से हमारे वहाँ पर माल आया हुआ है पोर्ट पे। हमारा इशू कोई पेमेंट क्लियरेंस का नहीं है। हमारी इन जो सोयाबीन सीड जो सॉल्वेंट प्लांट वालों ने मंगवाई है, उसकी पेमेंट हो चुकी है, वो स्टेट बैंक की तरफ से पेमेंट ट्रांसफर हो चुकी है। अब इसमें कोई टेक्निकल कोई मामला है ऐसा कोई, ये तो पिछले 10-15 साल से सोयाबीन सीड आ रहा है। सर क्या टेक्निकल मामला क्या है, जरा समझाएंगे आप? देखिए ये तो वो वजारत फूड और हमारे जो सॉल्वेंट प्लांट ऐसी कोई इशू नहीं है। पिछले 15 साल से सोयाबीन मिल
हमारे पाकिस्तान में आ रहा है, जो हमारे यहाँ एक सेफ और हेल्दी प्रोटीन सोर्स है, जो हम फीड मिल में इस्तेमाल करते हैं और उसको चिकन की फीड में इस्तेमाल होता है 30 से 35%, तो वो रिलीज नहीं हो रहा है। कुछ हमारे पास स्टॉक था, जो स्टॉक तकरीबन 20। तो क्या उसका कोई मुतबादिल प्रोटीन नहीं है? आप कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर कोई एतराज है? नहीं, कोई मुतबादिल इसका प्रोटीन नहीं है हमारे मुल्क में, तो कोई इसकी पैदावार है ही नहीं। ये सिर्फ ये पिछले 15 सालों से बाहर से अमेरिकन, कनाडा, यूक्रेन से वहाँ से इंपोर्ट होती है कैनोला, सोयाबीन मिल, तो ये वहाँ मुल्कों में भी इस्तेमाल होती है। सेफ एंड हेल्दी प्रोटीन सोर्स है हमारी पोल्ट्री के लिए भी, जो हम चिकन में फीड में देते हैं, तो वो हमारे पास अब ये हो गया कि स्टॉक खत्म हो गया। अगर इस हफ्ते में या 2-3 दिन में कहीं हमारी ये सोयाबीन सीड रिलीज नहीं हुई है, तो एक तो इस इंडस्ट्री से, जो मेरी पोल्ट्री की इंडस्ट्री जी, इसमें 20 लाख लोगों का रोजगार खत्म हो गया। 20 लाख यानी 20 लाख खानदान और 15 लाख खानदान, 15 लाख लोगों का सालवेट इंडस्ट्री का इसके साथ है। और दूसरी जो सबसे बड़ी, जो इस वक्त हमारे यहाँ प्रोटीन की एक हमारे पास क्राइसिस आएगा, वो आप 10 से 15 दिन के बाद इस वक्त आपको यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में। सर अब ये तो नुकसान है और ये बहुत बड़ा नुकसान है जो इस 40 रोज में हो गया गुलाम मोहम्मद साहब। 38 से 40 लाख मुर्गी रोज हम मार्केट में पोल्ट्री इंडस्ट्री देती है, 38 से 40 लाख मुर्गी, और 3.5 करोड़ अंडा रोजाना पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री। और सर ये सर्दियां है ना, विंटर में तो वैसे ही अंडे का इस्तेमाल बढ़ता है। ये जो गैप आया है, इस गैप को कवर करने के लिए एक तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अब अगर ये गैप खत्म ना हुआ तो एक तो इंडस्ट्री का जो नुकसान है, बकाया ये जो चिकन जो है और अंडे जो है, इसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। जैसे कल हमारे वहाँ फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब ने कहा कि 1000 रुपए केजी चिकन नहीं मिलेगा और 500 रुपए दर्जन अंडा नहीं मिलेगा। तो जो हमारी एक सबसे सेफ और हेल्दी एक हमारी प्रोटीन सोर्स है, जो इस मुल्क में हम इस्तेमाल करते हैं और हर जगह हर इलाके में उसकी दस्तयाब। अब इसका वे ऑफ कोई निकला है, कोई मतलब हल निकला है इसका? हमने पहले भी काफी दिनों से, हम आज भी आपके चैनल के तवज्जुह से वजीर आजम से, फूड मिनिस्टर से इससे अपील करते हैं, खासकर वजीर आजम को, कि इस मसले का खुद नोटिस लिया जाए। उससे हमारी दरख्वास्त है कि ये हमारा मसला अब थोड़ी सी वो बात हुई है, तो लेकिन अभी तक कोई रिलीज नहीं हुआ है। आज भी हमारे बंधु की कहीं वहाँ हमारे चेयरमैन साहब की मीटिंग थी, लेकिन अभी तक कोई मेरे ख्याल में हमारे प्लेटफॉर्म से वजीर आजम तक, तमाम जो ज़ाहिर मिनिस्ट्रीज़ हैं उन तक आपकी आवाज़ पहुंच गई है। हम भी आपकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि पोल्ट्री की सनत है, बड़ी इंपॉर्टेंट सनत है, इसको देखिए। तो दोबारा मैं आऊँगी वही सब आपकी तरफ। अच्छा, जब से ये सैलाब आया, ये सूरत हाल हुई, फिर इम्पोर्ट करने का फैसला किया गया सब्जियों को, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आया। फिर अब ये कंटेनर्स फंस गए, ये सारा मामला हो गया। अब जो आगे ये सूरत हाल ना हो, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है हुकूमत, या आपकी कोई बात हुई है इस पर? देखें, बात ये कि जो मुल्कों से इंपोर्ट हो रहा था, खासकर अफगानिस्तान से, ईरान से, वहाँ से भी जो है ना इंपोर्ट आना बंद हो गई। कि अफगानिस्तान की जो सब्जियाँ आ रही थी उसका सीजन खत्म हो गया, और फिर ईरान ने अपने ऊपर ड्यूटी लगा दी थी, जो भी एक्सपोर्ट ईरान से होगा उस पर ड्यूटी होगी, तो उसकी भी फिर जो है रेट इंक्रीज हुई, तो फिर वो क्वांटिटी उस हिसाब से नहीं आ रही। मगर मैं ये कहूँगा, बदकिस्मती से 75 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए, मगर आज भी हम एडॉक बेसिस पे मुल्क को चलाते हैं। सही बात वो कोई भी हो, मगर मैं यही कहूँगा, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी आज इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। बात जो कर रहे हैं आज जितने, लेकिन इस बात पर जो एक संजीदगी दिखानी चाहिए वो हमारी हुकूमत दिखाती नहीं है। थैंक यू सो मच सर, वक्त की कमी है, आपको फिर दावत देंगे। थैंक यू सो मच। और गुलाम मोहम्मद साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। बड़ी अफसोसनाक खबर है ये, रेप केसेस की खबर मेरे लिए करना शायद सबसे मुश्किल काम होता है। हालांकि ये मेरा काम है, लेकिन जब बच्चों के साथ मैं ज्यादती के वाक़यात आपके साथ शेयर करती हूँ, ये मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। और ऐसा ही वाक़या कराची का इलाका है लाइन्स एरिया, जहाँ पर एक कमसन मासूम बच्ची, जिसके साथ किसी और ने नहीं, उसके अपने चचा ने ज्यादती की और उसको कत्ल कर दिया है। 11 साल की बच्ची थी। नदीम अहमद से बात करते हैं। नदीम, क्या गिरफ्तारी हुई?
जी हाँ, अब तक के मुलजिम मुजीबुल्लाह को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गो के इसके खिलाफ गुज़िश्ता शब इसके सगे भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मुतासरा बच्ची जिसे गुज़िश्ता रोज ज्यादती का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था और ये अंधोनाक वाकया जो कि लाइन्स एरिया के इलाके में पेश आया था, इस हवाले से रात गए ब्रिगेड के थाने के अंदर जो है वो इस वाकये का मुकदमा मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। ताहम आज सपहर बाद नमाज जोहर बच्ची को जो है वो मकामी कब्रिस्तान में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपर्द खाक कर दिया गया है। ताहम इस वाक़े में मुलव्विस जो बच्ची का चचा था जिसका नाम मुजीबुल्लाह बताया जा रहा है, उसे ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस हुक्काम का कहना है मुजीबुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। ताहम मुजीबुल्लाह के भाई ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, उस मुकदमे के मतन में उसने दावा किया है कि इसका भाई नशे का आदी था और नशे की हालत में उसने गुज़िश्ता रोज चूंकि उसकी भतीजी घर के ऊपर अकेली थी, उसे पहले ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसे गला घोंटकर कत्ल कर दिया। ताहम इस वाक़े में मुलव्विस मुजीबुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए ताहाल पुलिस की जानिब से कोशिशें जारी हैं। ठीक है नदीम अहमद, थैंक यू सो मच। बड़ी अजीब सूरत हाल है, हुकूमत को चाहिए इस बात का नोटिस लिए मामला क्यों बढ़ रहे हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जुनैद जमशेद शहीद की आज कुछ यादें ताज़ा करेंगे। दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदलते तक का सफ़र करने वाले और उसके बाद लोगों के दिलों में घर करने वाले जुनैद जमशेद शहीद की आज 6ठी बरसी है और उनकी इस बरसी के मौके पर हम उनको आज याद भी कर रहे हैं। और उस जैसा शख्स मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा कभी हो सकता है। बेहतरीन दिल, बेहतरीन शख्सियत और वैसे ही किरदार, वैसे ही चीज़ें उनके अब बच्चों में भी नज़र आ रही हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे, हम उनके साथ ये दुआ गो हैं। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।